साथियों, कल दलितों के जो आइकॉन बन रहे हैं, यूथ आइकॉन चंद्रशेखर आज़ाद, वो कल पहुंचे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर। और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच करके उन्होंने मुस्लिम समाज के बीच में कुछ ऐसे भाषणों का इस्तेमाल किया जिससे मुस्लिम समाज ने उनका बाइकआउट कर दिया और चंद्रशेखर गो बैक के नारे भी लगाए। चंद्रशेखर को वहां से भगाने का मेन कारण क्या था, इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन वहीं सबसे बड़ी खबर की अगर बात किया जाए तो तमाम न्यूज चैनलों ने इसको ब्रेकिंग न्यूज बना दिया है। अब चंद्रशेखर की एक गलती भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, चंद्रशेखर का बड़ा काम भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। हालांकि चंद्रशेखर जब से आए हैं तब से दलितों के जो युवा नेता हैं, जो युवा लड़के हैं, उनके अंदर एक नया जोश पैदा हुआ है। ये चीज़ मैं ठुकरा नहीं सकता हूं और ये चीज़ कोई भी ठुकरा नहीं सकता है कि भीम आर्मी चंद्रशेखर के आने से पहले इतना हाईलाइटेड अंबेडकर साहब का मामला नहीं हुआ करता था जितना अब हो रहा है। लेकिन चंद्रशेखर की राजनीति किस दिशा में जा रही है ये भी हमें समझना होगा। चंद्रशेखर लगातार मुसलमानों का साथ दे रहे थे, लेकिन अचानक मुसलमानों के मंच पर पहुंचते हैं और मुसलमान समाज उनका घनघोर बेइज्जती करने लगता है। मुस्लिम समाज के कई नेता चंद्रशेखर को भगाने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं असादुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम बड़े नेता चंद्रशेखर को अपने गले लगाते हैं। वहीं मुसलमान के तमाम और भी नेता हैं जो चंद्रशेखर को गो बैक कहते हैं। अब चंद्रशेखर की राजनीति जंतर मंतर पर पहुंची थी दिल्ली के। वहां की पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, एक वीडियो दिखाता हूं, देखिए। पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहते इस फंक्शन को, हम पॉलिटिकल रखना नहीं चाहते, नहीं बिल्कुल नहीं रखना चाहते, इसको पॉलिटिकल रूप देना नहीं चाहते, बिल्कुल पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहते। परमिशन हमारे ऊपर है, समीर ने लिए मैंने किसके, हमारे पास है इमरान ने, हमने ले रखी है। इमरान समीर, अरे हमने ले रखी है, किसने काय के ले रखी है? जंतर मंतर के कार्यक्रम में चंद्रशेखर जी जब पहुंचे तो वहां पर मुसलमानों का एक बड़ा जनसमूह लगा हुआ था, जहां पर तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि यहां पर राजनीतिक भाषण नहीं चलेगा। दरअसल चंद्रशेखर जी ने कहा था कि हमें हजरत पैगंबर साहब को पढ़ना चाहिए, मुसलमानों को खासकर हजरत पैगंबर साहब के बारे में पढ़ना चाहिए। भले ही दलित समाज संविधान ना पढ़े, भले ही दलित समाज संविधान ना पढ़े, लेकिन मुस्लिम समाज हजरत पैगंबर साहब को जानता है। इसमें उनको बताने की शायद मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है कि मुसलमान को हम बताएं कि आप अपने दीन को पढ़ें, या फिर हिंदू को हम बताएं कि रामायण और तमाम जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसको पढ़ें। मुझे लगता है कि वो अपने उस धर्म में उस्ताद हैं। आप संविधान को पढ़िए और बाबा साहब को भी पढ़िए। लेकिन ये शायद राजनीतिक स्टैंड वहां पर हुआ चंद्रशेखर के द्वारा, इसीलिए मुस्लिम समाज ने कहा चंद्रशेखर गो बैक। तो ये दिल्ली के जंतर मंतर का वीडियो है जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद अपनी रैली लगाए हुए थे और मुसलमानों की रैली थी। दोनों रैली मिक्स हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद को गो बैक किनारे भी लगने लगे। कई लोगों ने ट्वीट किया, कई लोगों ने इसे वीडियो को शेयर किया है और तमाम लोगों ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर रावण को मंच पर मुस्लिम समुदाय की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जहां चंद्रशेखर रावण दलाल हैं और रावण वापस जाओ के नारे भी सुनाई दिए। कुछ लोगों ने भीड़ में चंद्रशेखर पर चप्पल भी फेंके। तो इस वीडियो में तमाम तरीके से बात उछली, तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखा। जो भी नज़दीकी से जंतर मंतर पर देखा उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दें चंद्रशेखर को दलाल शब्द का भी टैग दे दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि कल करवा चौथ था, करवा चौथ कल था और कल करवा चौथ के दिन ट्विटर पर एक चीज़ वायरल हो रही थी। पहले आप यहाँ देखिए साइड में, पाखंड करवा चौथ है, पाखंड पूजा। कल पूरे देश के लोग करवा चौथ का विरोध कर रहे थे, पूरे देश के लोग। और कुछ ही लोग थे जो सनातन धर्म को मानते थे, वही लोग करवा चौथ को मान रहे थे, कुछ परसेंट लोग। एक नंबर पर यहाँ ट्रेंड हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि ये पाखंड पूजा है, करवा चौथ पाखंड पूजा। तो ये कहीं ना कहीं एक अम्बेडकरवादी दिशा में भी जाने की कोशिश हो रही है। अब बात करते हैं कि भारत में गरीबी किस कदर हावी है।
लोग कहते हैं भारत बिल्कुल स्वतंत्र और अमीर देशों की लिस्टों में शामिल होने जा रहा है। शायद उनकी एक गलतफहमी है। आपको बता दें, यूने की एक रिपोर्ट है जो कल जारी हुआ है। उस रिपोर्ट को जब आप सुनेंगे आपके पैरों के तले से जमीन हट जाएगी। यकीन आप नहीं मानेंगे, ये यूने की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। ये कहती है कि सबसे ज्यादा गरीबी भारत के अंदर है, सबसे ज्यादा गरीबी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारत में 23.4 करोड़ लोग गरीब हैं। 23.4 करोड़ लोग गरीब हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान को इन्होंने बताया कि 9.3 करोड़ लोग गरीब हैं वहां पर, जबकि इथोपिया में 8.6 और वहीं अगर नाइजीरिया की बात किया जाए तो 7.4 करोड़ लोग गरीब हैं। कांगो में 6.6 करोड़ लोग गरीब हैं। मोदी जी का डंका बज रहा है। इसे हंसराज मीना जी ने लिखा है। हंसराज मीना जी लिखते हैं बीजेपी के खिलाफ। आपको बता दूं, ये अच्छे पत्रकार भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती कर जाते हैं। मैं बीजेपी का बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मैं कांग्रेस को अपना भी नहीं मानता। जब तेलंगाना में आरक्षण वर्गीकरण हुआ तब हंसराज मीना जी का ट्विटर बंद हुआ, मतलब उन्होंने नहीं लिखा उस पर। और जैसे ही हरियाणा में वर्गीकरण हुआ आरक्षण में, तुरंत इन्होंने पोस्ट किया कि दलितों में फूट डालो राज करो की नीति चालू हो गई है। हरियाणा में बीजेपी ने किया, तेलंगाना में कांग्रेस ने किया। तो ये कहीं ना कहीं हंसराज मीना जी की चाल भी है। आपको बता दें, ईवीएम का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। ईवीएम, वही इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिससे भारत में चुनाव होता है, उसका मुद्दा बहुत ज़्यादा वायरल है। आपको एलन मस्क की एक वीडियो में दिखाता हूं, पहले आप वीडियो देखिए। In my view, we should only do paper ballots hand counted. That's it. I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program. साथियों, ये एलन मस्क हैं। इन्होंने कहा कि मैं MS साइंटिस्ट, मैं वैज्ञानिक हूं और मुझे पता है कि ईवीएम कैसे हैक किया जा सकता है, सर्वर कैसे हैक किया जा सकता है। आपने वीडियो में जिस तरह से सुना कि एलन मस्क ने कहा कि साइबर को हैक करना बहुत आसान है और मेरे हिसाब से जो चुनाव है वो वोट जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। इस पर भी हंसराज मीना लिखते हैं, चुनाव पेपर बैलेट से होना चाहिए और हाथ से गिनती हो। मैं कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मैं कंप्यूटर प्रोग्राम पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता। जब दुनिया के बड़े तकनीकी विशेष वैज्ञानिक एलन मस्क कंप्यूटर प्रोग्राम्स पर भरोसा नहीं करते तो भारत में ईवीएम पर कैसे भरोसा करें। तो मैं फिर कह रहा हूं कि हंसराज मीना जी, आप ये सवाल कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते हैं। ये बीजेपी तो लेकर आई नहीं है कि आप बीजेपी पर ये मामला थोप रहे हैं। बहन जी ने सबसे पहले ईवीएम का विरोध किया और साथ में अडवाणी जी भी थे, ईवीएम का विरोध कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा कि काशीराम साहब ने एक को सांपनाथ और एक को नागनाथ बताया। मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा, आप कल्पना नहीं कर सकते, दोनों का एक ही मकसद है। लेकिन आप सोचिए कि जो पत्रकार कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, उन्हें कम से कम ये सोचना चाहिए कि दोनों सगे भाई हैं। एक ने ईवीएम लाई, दूसरे ने ईवीएम का फायदा उठाया। तो ये बड़ी खबर है। अब चलते हैं हसदेव जंगल की ओर। साथियों, हसदेव जंगल ये बहुत बड़ा जंगल है, बहुत विशाल जंगल है और हसदेव जंगल की कटाई हो रही है। हसदेव जंगल को खत्म किया जा रहा है और उसे खत्म करने का काम अडानी अंबानी कर रहे हैं। आप सोचिए, जब प्राकृतिक चीजें खत्म हो जाएगी तो जीवन मनुष्य का भी खत्म हो सकता है। पहले आप वीडियो देखिए किस तरह से आदिवासी समाज के लोग जंगल को बचाने के लिए अपनी जान भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी आदिवासी लोगों को हसदेव जंगल में उजाड़ने के लिए दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। सोचा झारखंड और महाराष्ट्र के लोगों को बता देता हूं। अगला नंबर आपका है। साथियों, झारखंड में एक आदिवासी समाज की सरकार है, आप लोग जानते ही होंगे। और वहीं पर अगर झारखंड की महाराष्ट्र की बात किया जाए तो शिवसेना और सिंधे जैसे तमाम लोगों ने सरकार चलाई है। तो एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं तेलंगाना की। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं और ये अडानी साहब हैं। अडानी साहब किस कॉन्ट्रैक्ट पर मुख्यमंत्री तेलंगाना से साइन करवा रहे हैं?
ये अंदर की बात है, इस पर हंसराज मीणा की जुबान नहीं खुलेंगे। खैर, जो खबर उन्होंने लिखा उसे मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश किया और खासकर मैं बहुजनों की खबर बताता हूं, लेकिन इसमें आदिवासी बहुजन पूरा है, पूरा समाज शामिल है और साथ में आपके जीवन का अस्तित्व भी शामिल है। जब जंगल नहीं रहेगा तो आप कैसे रह पाएंगे? जब ईवीएम से चुनाव होगा तो आप सरकार कैसे बना पाएंगे? और चंद्रशेखर जी की बेइज्जती हो रही है तो मतलब पूरे दलित बिरादरी की बेइज्जती हो रही है। ये तीनों कहानी आपस में जोड़ रही है। बाकी आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, जवाब अपना जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।